हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, ये है हमारा बिजनेस स्टडीज का थर्ड वीडियो है हमारा अल्टीमेट रिवीजन का। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, तीनों चैप्टर को इकट्ठे 1 घंटे के अंदर हम लोग निपटाने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था पिछले वीडियो में, वो मैं तुम्हें बता दूं। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन मैंने उस वीडियो में तुम्हें नहीं बताया था, जस्ट मैं शॉर्ट में स्वीट में तुम्हें मैं बता रहा हूं। डेलीगेशन बेसिकली होता क्या है, देखो जरा ध्यान से सुनना। जब मैनेजर्स अपनी अथॉरिटीज डेलीगेट करता है टू द सबऑर्डिनेट, उसको हम लोग नाम देते हैं डेलीगेशन। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पर यह है जानना कि डेलीगेशन में पावर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जितना जिसको काम करना है उस हिसाब से वहां पे पावर दिए गए। सिंपली कहूं तो सम ऑफ देयर फंक्शंस या सम ऑफ देयर अथॉरिटीज आर ट्रांसफर टू द सबऑर्डिनेट। ये समझ में आया तुम्हें? डेलीगेशन क्या होता है। अब अगर मैं बात करूं डिसेंट्रलाइजेशन की, तो डिसेंट्रलाइजेशन मींस इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पावर टू द लोएस्ट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब हर एक लेवल पे यहाँ पे, हर एक लेवल मैनेजमेंट के जितने भी लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल, लोअर, हर एक लेवल पे यहाँ पे अथॉरिटीज क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अगर मैं स्कोप की बात करूं तो डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप जो होता है वो वाइडर होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं डेलीगेशन के स्कोप की, तो डेलीगेशन का स्कोप कैसा होता है, नैरो, थोड़ा सा नैरो तो होता ही है। रूटीन फंक्शन होता है हमारा डेलीगेशन, और डिसेंट्रलाइजेशन रूटीन हम नहीं कह सकते, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जब इसकी जरूरत होती है तभी डिसेंट्रलाइजेशन सामने आता है। आई होप तुम्हें ये डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं किस चीज पे, जल्दी से बताओ मुझे। पता है क्या, कल मैंने बताया था तुम्हें स्टाफिंग जैसे चैप्टर पे। स्टाफिंग बेसिकली होता क्या है, कैसे होता है, ये सारी चीजें तुम्हें पता तो यार होंगी ही। पता है या नहीं पता है, जल्दी से मुझे बताओ। चलो पता ही होगा, थोड़ा सा ऐसे ऊपर मैं कर दूं। देखो सुनना जरा ध्यान से। एक ऑर्गेनाइजेशन में ढेर सारे पोजीशंस होते हैं, ये चीज तुम्हें भी पता है। मैनेजर का पोजीशन होता है, स्टाफ का पोजीशन होता है, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, बहुत सारे पोजीशंस होते हैं एक ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है, उस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वैकेंट पोजीशंस खाली हैं उन सबको फुलफिल करके रखना। मतलब इंप्लॉइज, उसमें सूटेबल इंप्लॉइज उस पोजीशन को ग्रैब कर ले, उनका ये मानना होता है। तो स्टाफिंग उसके लिए सामने आता है, बोलता है ठीक है यार, मैं तुम्हारा यहाँ पे जितना भी वैकेंट पोजीशन है ना, मैं फिल करवा दूंगा। मैनेजमेंट बोलता है यार कैसे करवाओगे, बोलता है यार इसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं, रिक्रूटमेंट करना होता है, सिलेक्शन करना होता है, ट्रेनिंग देनी होती है, फिर डेवलपमेंट करना होता है उस एम्प्लॉय का, फिर जाकर वो बंदा प्रॉपरली ट्रेन होकर तुम्हारे पोजीशन को एक्वायर करता है। तो मैनेजमेंट खुश होकर बोलता है यार ये तो बड़ा मस्त लग रहा है सुनने में, चलो यार स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग जैसे चैप्टर को। तो स्टाफिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग द फिल्ड द पोजीशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कहने का क्या है, स्टाफिंग मींस रिक्रूटिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। तीन चीज यहां पे मैं तुम्हें रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। सही बंदे को लाना है, सही काम के लिए लाना है, और सही टाइम पे लाना है। तीनों चीज ही मैटर करते हैं जब हम लोग बात करते हैं स्टाफिंग की। पूरा सही इधर अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकता है, फायदे क्या क्या हो सकते हैं। तुम्हें वन ऑफ द बेस्ट कहो तो मक्खन एम्प्लॉय तुम्हें मिल जाता है, क्रीमी लेयर का एम्प्लॉय मिल जाता है, ऊपर का जो मलाई होता है वो तुम्हें मिल जाता है एम्प्लॉयज। तुम्हें कंपीटिटिंग एम्प्लॉय मिल पाता है, पर्सोनल मिल पाते हैं तुम्हारे वेकेंट पोजीशन के लिए। परफॉर्मेंस जाहिर सी बात है उसकी हाई होगी, उसका कंटिन्यूस ग्रोथ और कंटिन्यूस ग्रोथ हो पाएगा तुम्हारे इंटरप्राइज का भी और उस बंदे का भी, क्योंकि स्टाफिंग तुमने इंप्लीमेंट करा है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाओगे ह्यूमन रिसोर्स का, क्योंकि तुम जो ला रहे हो वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय ला रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में उस जॉब पोजीशन के लिए, तो वो अपने काम को बहुत ही प्रॉपरली करेगा विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में करेगा, विद इन टाइम फ्रेम करेगा, तो तुम्हारे रिसोर्सेस यूटिलाइज हो जाएंगे। अब जॉब सेटिस्फैक्शन भी उसका हायर हो जाएगा। समझ गए? कुछ नहीं है। अब स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तुम्हारे सिलेबस में ये दिया हुआ है। बेसिकली देखो होता क्या है, एचआरएम क्या होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना ही कहलाता है एचआरएम। हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स, हमारे मेन पार्ट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जब आते हैं, उन्हें जरूरत होती है प्रॉपर ट्रेनिंग की, प्रॉपर डेवलपमेंट की। हर एक चीज वहां पे हमें उन्हें सिखाया जाता है। मतलब अगर मैं कहूं तो उन्हें प्रोक्योर करने से लेकर उन्हें अप्रेज करना होता है। मतलब जिसके अंदर सबसे पहले कहां से लाना है उस एम्प्लॉय को, क्या क्या ट्रेनिंग्स देनी है, कैसे कैसे डेवलपमेंट्स उसके करने, क्या क्या अलग अलग स्किल्स सिखाने हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। हायर स्टडीज के लिए यार जब पढ़ना स्टार्ट करोगे, मतलब बीकॉम में जाके तुम एमकॉम के लिए
पीएचडी, नेट जेआरएफ, इन सब के लिए, तो कहीं ना कहीं इन सब सब्जेक्ट को तुम्हें बहुत डिटेल में पढ़ना होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसके अंदर जॉब एनालिसिस, जॉब डिजिग्नेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, बहुत सारी चीजें तुम्हें पढ़नी होगी। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो हमारा स्टाफिंग होता है वो किसका पार्ट है? एचआरएम का पार्ट है। मतलब ह्यूमन रिसोर्स को, हमारे मैन पावर्स को कैसे प्रोक्योर करना है, कैसे डेवलप करना है, कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? एचआरएम के अंदर आती है। स्टाफिंग फंक्शन जो कि ह्यूमन एलिमेंट से डील करता है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। तो जस्ट उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है, कैसे कैसे उसके अंदर चीजें आती हैं। जस्ट एक बार स्क्रीनशॉट लो और रीड आउट कर लेना। अब अगर मैं तुम्हें समझाऊं प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग की, तो सबसे पहले होता है एस्टिमेट करो तुम्हें कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर स्टाफिंग करने का सोच रहा है, इंप्लॉइज लाने का सोच रहा है, तो सबसे पहले वो क्या सोचेगा कि यार मुझे ये तो बताओ कि मुझे कितने इंप्लॉयज चाहिए और किस टाइप के इंप्लॉयज चाहिए। तो उसके लिए तुम्हें करना होगा वर्कफोर्स एनालिसिस। enables enterprise to assess the number and type of employees necessary for the completion of a work। किस टाइप के एम्प्लॉयज चाहिए और कितने एम्प्लॉयज चाहिए, सबसे फर्स्ट और बेसिक स्टेप ये आ जाता है। तुमने अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज, उसके बाद तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। समझ गया ये चीज? वर्क फोर्स एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप, मैन पावर रिक्वायरमेंट तुम्हारी कितनी है। अच्छा देखो यार, जरा सोच के देखो, तुम्हें कोई भी चीज काम करने से पहले, तुम अगर मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हो, अगर तुम्हें खरीदना है, चावल खरीदना है, तो तुम्हें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा तुम्हारे घर में चावल का कितना कंजम्पशन हो रहा है। तो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन जब रिक्रूटमेंट करने जाता है, तो उसे सबसे पहले ये पता करना होता है उसे कितने इंप्लॉयज की जरूरत है और किस टाइप के इंप्लॉयज की जरूरत है। तो ये आ जाता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट के अंदर। आई होप तुम्हें ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। इतना काम कर लिया, अब आती है बारी किसकी? रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट ओवरव्यू देता हूं। रिक्रूटमेंट क्या होता है? एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है जिसमें हम अलग अलग इंप्लॉयज को अलग अलग एरिया से स्क्रूटनी करके लाते हैं, मतलब छानबीन करके लेकर आते हैं। तो रिक्रूटमेंट इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट दो प्रकार के हो सकते हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। तुम अपने इंटरनल सोर्स से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही इंप्लॉयज को ढूंढ कर निकाल सकते हो, साथ ही साथ तुम अपने एक्सटर्नल मार्केट का भी इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग इंप्लॉयज को ढूंढने के लिए। अब इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से अगर तुम रिक्रूटमेंट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ ना कुछ खराबी भी होगी और उसके कुछ ना कुछ एडवांटेजेस भी होंगे। लेकिन जब मैं बात करता हूं एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन की, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की, तो वहां से हमारे फ्रेश टैलेंट निकल कर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन की। तो दो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं लिख रहा हूं। रिक्रूटमेंट क्या होता है? पॉजिटिव प्रोसेस होता है, और हमारा सिलेक्शन क्या होता है? निगेटिव प्रोसेस। ये चीज याद रहेगा तुम्हें। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस एंड सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। बेसिकली जब मैं बात करता हूं सिलेक्शन की, तो जो भी हमने अलग अलग इंप्लॉयज को लिस्ट करा है अंडर द रिक्रूटमेंट, उनमें से जो बेस्ट सुटेबल होगा हमारे जॉब के लिए, हम उसमें सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन को क्यों निगेटिव प्रोसेस बोला जाता है? क्योंकि यहां पे होती है एलिमिनेशन। जो भी अनफिट एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब जो जॉब पोजीशन के लिए सुटेबल नहीं होते, हम उन्हें कर देते हैं एलिमिनेट। तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे सिलेक्शन में, जस्ट थोड़ी देर बाद ही आने वाला है। अब बारी आती है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन की। दो चीज यहां पे तुम्हें देखने को मिल रहा है। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन और एक एम्प्लॉय को जॉब ऑफर करती है, जॉब लेटर देती है, तो उससे रिटर्न में ये उम्मीद करती है कि वो आएगा, अपने जॉब पोजीशन को एक्वायर करेगा और अपने काम को करेगा। दैट इज प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन की बात करूं तो मेकिंग फैमिलियर एंड एम्प्लॉय विद द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में उसे ले जाना, फेमिलियर करवाना कि यार ये देखो, ये हमारे शर्मा जी, ये मिस्टर वर्मा जी। ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स प्रोसीजर से फेमिलियर करवाना, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी से फेमिलियर करवाना, सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं? तो ओरिएंटेशन के अंदर ये सारी ही चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बारी आती है। अब तुमने एम्प्लॉय को ले आया ऑर्गेनाइजेशन में, बिना ट्रेनिंग किए उन्हें तुम काम करने दे दोगे? द आंसर इज नो। तुम्हें उसे प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक ट्रेन करना होगा। अब तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम उसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे रहे हो या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दे रहे हो। आगे बात करेंगे, सुनते जाओ सिर्फ अभी। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है? एम्प्लॉय को ट्रेन कर दिया, अब तुम उसके परफॉर्मेंस को चेकआउट करोगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल में 360 अप्रेजल होता है और भी ढेर सारे मेथड्स होते हैं। तो मतलब एम्प्लॉय के करंट पोजीशन को और उसके पास्ट पोजीशन को, दोनों का कंपैरिजन होता है। ठीक है, कि वो पहले कैसा था, अब कैसा है, उसके तुम पोजीशन को चेकआउट करते हो। समझ गए? नेक्स्ट आता है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। अब तुमने देख लिया कि एम्प्लॉय अच्छा खासा काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसे कुछ ना कुछ प्रमोट दोगे, इनिशिएटिव, उसको इंसेंटिव्स दोगे तुम। नेक्स्ट आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है? काइंड ऑफ सैलरी होता है, इंसेंटिव्स होते हैं, बोनसेस होते हैं, एक्स्ट्रा पे होते हैं। ठीक है, मतलब कहो तो मॉनेटरी रिवॉर्ड्स होते हैं आसान भाषा में। बिना सैलरी के काम करेंगे क्या? नहीं सर, वेजेस तो देना होगा आपको, वेजेस या सैलरी। क्लियर हो गई ये सारी चीजें तुम्हें?
चलो अब बढ़ते हैं अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर। रिक्रूटमेंट होता क्या है मैंने ये तुम्हें बता दिया। रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेस होते हैं, एक होता है इंटरनल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस के अंदर क्या क्या आ जाएगा, ट्रांसफर, प्रमोशन और रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉइज। ट्रांसफर क्या होता है, एक एम्प्लॉयज को जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, दैट इज ट्रांसफर। प्रमोशन की अगर मैं बात करता हूं तो प्रमोशन को जब एक एम्प्लॉय को एग्जिस्टिंग लेवल से दूसरे लेवल पे प्रमोट किया जाता है, अपवर्ड अपवर्ड, डिमोशन आए डाउनवर्ड, अपवर्ड प्रमोशन, डिमोशन डाउनवर्ड। तो प्रमोशन क्या होता है, इंटरनल जॉब पोजीशंस में ही होता है। नेक्स्ट आता है री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉयज। मानकर चलो कि तुमने कुछ एम्प्लॉयज को निकाल दिया या कुछ एम्प्लॉयज तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिए, जब तुम उन्हें दोबारा से इनवाइट कर रहे हो कि आओ यार ऑर्गेनाइजेशन में दोबारा से काम करो, तुम्हारे लिए जॉब पोजीशन है, तो दैट इज री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉयज। तो इंटरनल सोर्सेस तीन प्रकार के होते हैं। हाँ जाहिर सी बात है, इंटरनल सोर्सेस जब तुम कर रहे हो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, तुम्हारा कॉस्ट नहीं लगा रिक्रूटमेंट करने में, ट्रेनिंग देने में, ट्रेनिंग देने का कॉस्ट बच जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड है। लेकिन यार कुछ खामियां भी हैं। एम्प्लॉयज बिकम्स लेथार्जिक, वन ऑफ द मोस्ट, कहूं तो मोस्ट, क्या बोलूं इसे मैं, लिमिटेशन बोल लूं, मोस्ट वर्स्ट थिंग मैं कह सकता हूं इसे, कि एम्प्लॉय जो तुम्हारे होते हैं वो आलसी बनते जाते हैं, उन्हें फ्रेश टैलेंट नहीं मिलता है जिससे कि वो कंपीट कर पाए। अब एक ही बंदे से वो कांटेक्ट में रहेंगे, उसी से कंपीट करते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है उनकी जो लेवल ऑफ नॉलेज होगी वो दिन ब दिन कम होती जाएगी। तो री एम्प्लॉयमेंट और ट्रांसफर्स, प्रमोशंस कॉस्ट इफेक्टिव तो होते हैं यार, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी इसकी होती हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करूं तो एक्सटर्नल सोर्सेज जब तुम बाहरी मार्केट से नए नए एम्प्लॉयज को ला रहे हो, दैट इज एक्सटर्नल सोर्सेज। क्या क्या होते हैं, सबसे पहला था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है, नोटिस पे, नोटिस बोर्ड पे तुमने नोटिस चिपका दिया कि यार जिसको इसको जॉब चाहिए यार जॉब लेके जाओ। कैजुअल कॉलर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये किसके लिए सुटेबल्स होते हैं कैजुअल कॉलर्स, जल्दी से बताओ। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, डेटाबेस रखती है कैजुअल कॉलर्स का, मतलब पहले जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, जिनको जॉब नहीं मिल पाता है, कंपनी क्या करती है उनको, उनके डेटा को प्रॉपरली स्टोर करके रखती है, और जब भी जॉब पोजीशन खाली होता है, वैकेंट होता है, कंपनी उसे बुला लेती है। एडवर्टीजमेंट की अगर मैं बात करूं तो न्यूज़पेपर्स, होर्डिंग्स, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन पे बैनर दे देना, एड दे देना, दैट इज एडवर्टीजमेंट। इसके थ्रू भी तुम एम्प्लॉइज को अट्रैक्ट कर सकती हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सामने आते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं एज वेल एज प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी हो सकते हैं, जो कि तुम्हें स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड एम्प्लॉइज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सामने आती हैं फिर प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। समझ पा रहे हो कि प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होते हैं, जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स के बीच लिंक की तरह काम करती हैं और तुम्हें एम्प्लॉइज देने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है कैंपस कंसल्टेंट्स। बड़ी बड़ी कंपनीज अलग अलग रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में जाती है, रेप्यूटेड कॉलेजेस में जाती है, वहां से फ्रेश टैलेंट्स को उठाती है, दैट इज कैंपस कंसल्टेंट्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर सामने आता है। लेबर एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसके अंदर ढेर सारे लेबर्स काम कर रहे होते हैं, वो तुम्हें लेबर प्रोवाइड करता है एट अ शॉर्ट नोटिस। एडवर्टीजमेंट तुम टेलीविजन पे करवा सकते हो, वेब पब्लिशिंग हो गया जैसे कि लिंक्डइन कह सकते हो, naukri.com हो गया, ये सारे क्या इंटरनेट वेबसाइट्स के थ्रू तुम यहाँ पे जॉब पब्लिश कर पा रहे हो, और तुम्हारा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय रिकमेंड कर रहा है किसी अपने रिलेटिव्स को, तो ये भी एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉय हो सकता है। ये हो गए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बातें, समझ गए, समझ गए होगे यार, ऐसा मत करना। सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस पे जाऊंगा डायरेक्टली, मीनिंग बता दिया। सबसे पहले आता है यहाँ पे प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। सबसे पहले जितने भी एप्लीकेशन है सबका स्क्रूटनी होता है, सबको छानबीन किया जाता है, देखा जाता है किसमें क्या खामियां है, कौन सबसे बेस्ट है, इवैल्यूएशन होती है। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या करती है, जितने भी अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स हैं, जॉब सीकर्स कौन होते हैं, जिनको जॉब चाहिए होता है, जॉब प्रोवाइडर कौन होते हैं, जिनको जॉब देना होता है, तो जो भी अनक्वालिफाइड अनफिट जॉब सीकर्स होते हैं उन सबको एलिमिनेट किया जाता है, जो बेस्ट होगा उसको ले लेंगे। ये हो गया, जस्ट एक मिनट। चलो अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन टेस्ट की। स्क्रीनिंग हो गई, उसके बाद बेसिकली 5 प्रकार के टेस्ट करवाए जाते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट। क्या होता है सर, इंटेलिजेंस टेस्ट में देखा जाता है कि जो एम्प्लॉय आया है, जो एम्प्लॉय नाम नहीं दूंगा, जो पर्सन आया, जो बंदा आया है, उसकी डिसीजन और
जजमेंट स्किल कैसी होती है, एडजस्टमेंट नहीं है, जजमेंट होगा यार, सॉरी। जजमेंट स्किल्स कैसी है उसकी। एप्टीट्यूड टेस्ट में देखेंगे कि क्या वो नए नए स्किल्स सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है। पर्सनैलिटी टेस्ट में देखेंगे कि उसका इमोशन कैसा है किसी और व्यक्ति के टुवर्ड्स। ट्रेड टेस्ट में एग्जिस्टिंग स्किल उसकी कितनी है। और इंटरेस्ट टेस्ट में देखा जाता है उसका इन्वॉल्वमेंट कैसा है पर्सन्स के लिए, मतलब कितना वो घुल मिल पाता है, ये बेसिकली देखेंगे। 5 टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में डिसीजन मेकिंग स्किल कितनी है उसकी और जजमेंट पावर कितनी है। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या वो नई नई स्किल सीख पा रहा है या नहीं। पर्सनालिटी टेस्ट में उसका इमोशन कैसा है पर्सन का। ट्रेड टेस्ट में क्या देखते हैं, एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ नॉलेज क्या है उसकी। इंटरेस्ट टेस्ट में क्या देखा जाता है कि वो कितना किसमें इन्वॉल्व हो पा रहा है। समझ गए। 5 प्रकार के टेस्ट होते हैं, बहुत ही शॉर्ट और स्वीट मैनर में बता दिया। अब बारी आती है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज की। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इज जस्ट अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल, सॉरी फॉर्मल इनफॉर्मल नहीं है, फॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड द जॉब प्रोवाइडर। इट इज अ फॉर्मल कन्वर्सेशन कंडक्टेड बिटवीन जॉब सीकर्स एंड जॉब प्रोवाइडर्स। दोनों इंटरव्यू चलता है दोनों का। रेफरेंस चेक होगा। रेफरेंस चेक मींस बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि वो एम्प्लॉइज कहां से आ रहा है, क्या उसके अगेंस्ट कोई एफआईआर केस तो नहीं है, हर एक चीज चेक होती है। फिर उसके फेवर में एक सिलेक्शन डिसीजन दिया जाता है। फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, क्या वो मेडिकली फिट है, फिजिकली फिट है या नहीं। फिर उसे जॉब ऑफर कर देंगे और फिर फाइनली उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट समझा देंगे, कितने घंटे तुम्हें काम करने हैं, क्या पे स्केल होंगे तुम्हारे, कितने लीव रूल्स कैसे है, क्या तुम्हें 1 महीने एक्स्ट्रा काम करना होगा, 2 महीने एक्स्ट्रा काम करना होगा, अगर तुम्हें जब छोड़ना होगा तो तुम्हें क्या नोटिस पीरियड 1 महीने का काम करना होगा। हर एक चीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बताया जाता है। समझ गए। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है। ट्रेनिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इंप्लॉयज को नए नए स्किल्स एक्वायर करवाते हैं, उसके स्किल्स को स्मूथ करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं उसके, दैट इज ट्रेनिंग। समझ गए। अब देखो ट्रेनिंग होते हैं 2 प्रकार के, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इतना तुम्हें नहीं पढ़ना है, बेसिक कुछ काइंड ऑफ मैं यहाँ पे तुम्हें बता दूंगा, बस उतना याद रख लेना। ट्रेनिंग होते हैं 2 प्रकार के, कौन कौन से सर, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, जॉब करते करते तुम्हें ट्रेनिंग मिल रही है। प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस ये सारे किस में आ जाएंगे सर, आ जाएंगे तुम्हारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग में। काम करते करते तुम सीख रहे हो। जॉब रोटेशन इसका एग्जांपल हो गया। जॉब इंस्ट्रक्शंस, कमिटी असाइनमेंट्स, कोचिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला आता है यहाँ पे वेस्टिबल स्कूल। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, जॉब प्लेस से हटके तुम्हें काम करवाया जा रहा है, मतलब तुम्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, मतलब जॉब पोजीशन, जॉब तुम ऑन द जॉब आके काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें पहले ट्रेनिंग दी जा रही है, फिर तुम जॉब पे जाओगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है वेस्टिबल स्कूल या कहो तो वेस्टिबल ट्रेनिंग। क्या होता है बेसिकली, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के जैसा ही सेम माहौल क्रिएट किया जाता है, वहां पे एम्प्लॉय काम करता है, सेम इक्विपमेंट्स के साथ, सेम मशीन्स के साथ उसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाती है विद सेफ्टी। फिर इसमें आता है इंसिडेंट मेथड, फिर केस स्टडी मेथड्स, ढेर सारे मेथड होते हैं, तुम्हारे मतलब का ये सब नहीं है। क्लियर है ये चीज। चलो अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अब हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं अपने डायरेक्टिंग जैसे चैप्टर के साथ। आई होप तुम्हें अभी तक जितने भी बातें मैंने बताई होंगी वो तुम्हें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आता है यहाँ पे डायरेक्टिंग। स्टार्ट करें डायरेक्टिंग, स्टार्ट करें या नहीं करें, जल्दी बताओ। चलो यार स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, गिविंग इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस, मोटिवेशन टू द स्टाफ। बात खत्म। अपने एम्प्लॉय को गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना, मोटिवेट करना ही डायरेक्टिंग कहलाता है, और कुछ मत याद रखो। डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि टॉप लेवल के द्वारा इनिशिएट किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, और ये फ्लो करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक हायरार्की में, एक सीक्वेंस में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो जाएंगे सर इसके, इनिशिएट एक्शंस, डायरेक्टिंग हर एक लेवल पे होता है, डायरेक्टिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, टॉप टू बॉटम जाता है। ठीक है, मेन चीज पे मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूं, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के। तो डायरेक्टिंग के 3 बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं, वैसे चौथा भी होता है, जान लो कौन कौन सा। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, ये 4 चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी होती है। सुपरविजन बेसिकली होता क्या है, इंप्लॉयज को कंटिन्यूस मॉनिटर करना कि क्या वो काम को सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, वॉचिंग द एम्प्लॉयज, ठीक है, ये हो गया। मॉनिटर करना, कहीं गलती कर रहे हैं तो उन्हें रोक टोक करना उनके साथ, ये सारी चीजें आ जाती हैं किसमें, सुपरविजन में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सबऑर्डिनेट को
अपने तरीके से काम करवा सकते हैं, उनको अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाने में मदद कर सकते हैं. इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव अ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. लीडरशिप की बात करूं तो ये प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं. और कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस जिसके अंदर हम अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, पास करते हैं, एक्सपीरियंस को, ओपिनियन को, कुछ भी हो सकता है इसमें. समझ गए? ये चार चीज तुम्हें क्लियर हो गई होगी. स्टार्ट करेंगे सुपरविजन के चार इंपॉर्टेंट पॉइंट बात बताऊंगा तुम्हें मैं. इट इज अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स एंड एम्प्लॉयज एंड अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, ओवरसीइंग द वर्क एंड एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज. इंस्ट्रक्ट करना, ऑब्जर्व करना, मॉनिटर करना, गाइड करना. सुपरविजन के अंदर चार चीजें आती हैं: इंस्ट्रक्ट, ऑब्जर्विंग, मॉनिटरिंग, गाइडिंग. समझ गए? अब कुछ नहीं याद रखना है सुपरविजन में. अब बात करते हैं किस चीज की? मोटिवेशन की. तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. ठीक है, अगर अच्छा चलो थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूं तुम्हें. हो जा भाई, इतना मत लेट करवा. हाँ, मोटिवेशन मींस इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव. ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोगों को स्टिमुलेट करते हैं सो दैट वो अपने डिजायर्ड गोल को अचीव कर पाते हैं. तीन टर्म्स है: मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स. तीनों चीज आई होप तुम्हें पता होगा. मोटिवेशन क्या होता है? वो इनर स्टेट, वो तुम्हारी अंदरूनी इच्छा जो कि तुम्हें एनर्जाइज करती है किसी काम को करने के लिए. मोटिवेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू लोग अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं. और मोटिवेटर वो टेक्निक है जिसके थ्रू लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, पैसे के थ्रू भी किया जा सकता है और नॉन मॉनेटरी मेथड्स के थ्रू भी एम्प्लॉइज को मोटिवेट किया जा सकता है. फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल फेनोमेना जो कि डिफर करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. तुम्हारे मोटिवेट होने का तरीका अलग होगा, मेरे मोटिवेट होने का तरीका अलग होगा. ठीक है, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स का सोचना थोड़ा सा अलग होता है, कम्प्लेक्स नेचर के होते हैं हम लोग. गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है, मतलब अल्टीमेट पर्पस क्या है? मोटिवेट क्यों कर रहे हो यार? गोल अचीव करवाना है. मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तुम अच्छे तरीके से करोगे, तुम्हें तुम्हें प्रमोट किया जाएगा, प्रमोशंस दी जाएगी, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स दिया जाएगा, बोनसेस दिया जाएगा. तुम ऑर्गेनाइजेशन के साथ गद्दारी करोगे, अच्छे से काम नहीं करोगे, तुम्हें धमकी दी जाएगी. यार नहीं करते हो तो डिमोटिवेट बोल रहा हूँ, डिमोशन तुम्हारा कर दूंगा मैं, तुम्हारे इंक्रीमेंट्स रोक डालूंगा मैं. तो ये सारे नेगेटिव काइंड ऑफ मोटिवेशन हो जाते हैं. मोटिवेशन जो होता है वो कैसा होता है? कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, क्योंकि हमारे ह्यूमन फैक्टर का जो सोचना होता है, हम जैसे तुम जैसे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो डिफर करते हैं, तो इसीलिए कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है. समझ गए? इंपॉर्टेंस एक बार देख लेना, कुछ नहीं है इंपॉर्टेंस में. अब आ जाते हैं मोटिवेशन थ्योरीज की. तो देखो यार, मोटिवेशन थ्योरी तुम्हारा ज्यादा कुछ है नहीं, मैं एक बार जस्ट तुम्हारे सिलेबस में चेक कर दूं, तो जस्ट वेट करना एक मिनट. ये रहा, बस तुम्हारे में मैस्लॉज हायरार्की थ्योरी है, और तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है इसमें. तो मैस्लॉज भाई साहब की अगर बात करें तो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था इन द ईयर 1943. ठीक है, इसमें क्या उन्होंने कहा कि हमारे जो ह्यूमन नीड्स है उसको उन्होंने एक चेन ऑफ सीक्वेंस में बांट दिया. मतलब टोटल 5 कैटेगरीज बना दी. कौन कौन सी 5 कैटेगरीज है? एक पिरामिड के थ्रू समझते हैं इसे. आई होप तुम्हें विजिबल हो रहा होगा यहाँ पे हर एक चीज. सबसे पहले देखो यहाँ पे कौन सा है? फिजियोलॉजिकल नीड. कौन सा है? फिजियोलॉजिकल नीड है यहाँ पे. फिजियोलॉजिकल नीड इज अ बेसिक काइंड ऑफ नीड, जिसमें कह सकते हो तुम रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए ही होता है. किसी की पहले ये नीड सेटिस्फाई होती है तभी वो सेफ्टी नीड की तरफ मूव ऑन करता है. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉय में जा रहा कोई भी एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है तो सबसे पहले वो क्या चाहेगा कि उसके रोटी कपड़ा और मकान का नीड सेटिस्फाई हो. एक छत उसको चाहिए, रोटी चाहिए, उसे कपड़ा चाहिए, ये नीड सेटिस्फाई होता है, तभी वो सेफ्टी के बारे में सोचेगा. सेफ्टी इन द सेंस ऑफ कि उसे फिजिकल सिक्योरिटी भी चाहिए, और कह सकते हो क्या बताऊं मैं तुम्हें, जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए, प्लस बाहर की जो सिक्योरिटी होती है, मतलब जिस माहौल में वो काम कर रहा है, हेल्थ डिजीज को लेकर अचानक से जिस जगह पे काम कर रहा है उसको छत टूट के ना गिर जाए, ये सारी सिक्योरिटीज भी चाहिए. साथ ही साथ उसके मन में ये डर बना ना रहे कि यार उसकी जॉब चली जाएगी, जॉब सिक्योरिटी भी उसके पास होनी चाहिए. ये जब सेटिस्फाई हो जाता है तब वो क्या सोचता है? बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स. दोस्त बनाने की सोचता है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की सोचता है. रिलेशनशिप बन गया, अब बारी आ जाती है उसके ईगो की, प्रेस्टीज की, इज्जत की. यार हम भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हमारा भी कुछ इज्जत है. नेक्स्ट फाइनली आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. मैक्सिमम बच्चों को ये अभी तक नहीं समझ आता है, कभी नहीं समझ आता है. कुछ नहीं है बेसिकली, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या है? सेल्फ फुलफिलमेंट नीड. क्या तुम खुद को सेटिस्फाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें,
इस काम से मैं खुद को सेटिस्फाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? अगर नहीं कर रहा हूं तो मैं फिर कर ही क्यों रहा हूं ये काम? अगर कर पा रहा हूं तो दैट इज माई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ना। समझ पा रहे हो ये चीज कि मैं खुद को फुलफिल कर पा रहा हूं वैसे नीड्स। एक म्यूजिशियन जब कोई म्यूजिक कंपोज करता है और उसकी वो म्यूजिक सक्सेस हो जाती है तो वो खुद को फुलफिल कर देता है, सेटिस्फाई कर पाता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तो एक ऐसा लेवल होता है ना जहां पे एम्प्लॉय सोचता है कि यार क्या मैंने जो इतने दिन काम किया क्या ये वर्थ रहा, मैंने खुद को सेटिस्फाई किया। तो ये चीज आ जाती है इसमें। आई होप तुम्हें ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। एक बार जस्ट तुम इसको पढ़ लेना, पढ़ लोगे ना यार। देखो यहाँ पे स्टीम नीड नहीं है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड भी नहीं है, स्टीम नीड यहाँ से है, यहाँ पे सेल्फ बिलोंगिंगनेस नीड है। सॉरी सेल्फ बिलोंगिंग नहीं, कौन सा था? हाँ बिलोंगिंगनेस नीड थी, बिलोंगिंगनेस थी। तो उसको एक बार सही कर लेना, स्क्रीनशॉट लो, प्यारा सा है, स्वीट सा है, कवर अप हो जाएगा तुम्हारा पूरा। यहाँ पे जस्ट एक बार पढ़ लेना। ये सारे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। हर्सबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। एक काम छोटा सा तुम्हें मैं देना चाहूंगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्लीज कर लेना। फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन इंसेंटिव, मुझे लग रहा है वहां से क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं, तो उसे तुम एक बार कर जाना। समझ गए? कर लोगे ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें समझाऊं मैं क्या लीडरशिप। लीडरशिप बेसिकली क्या होता है? ये स्किल्स होता है जिसके थ्रू हम अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। हर एक के अंदर, हर एक बंदे के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होती, गिने चुने लोगों के अंदर होती है। तो लीडर के अंदर वो एबिलिटी होती है कि जिससे कि वो अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर पाता है, मोटिवेट कर पाता है टुवर्ड्स द गोल। सेम चीज ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होती है। लीडर्स क्या करते हैं? अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और वो फॉलोअर्स इन्फ्लुएंस होकर अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाते हैं। तो इसके सर फीचर्स क्या क्या हो जाएंगे लीडरशिप के? तो सबसे पहला बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा सर, ठीक है सर मान लेता हूं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है, अपने लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा। कॉमन गोल अचीव हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक है सर, अब तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, ग्रुप प्रोसेस होता है। अच्छा, लीडर्स की क्या क्या गुड क्वालिटी होती है तो वो जान लो। पर्सनैलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसके पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, इंटीग्रेट कर पाए, मतलब लेवल ऑफ इंटीग्रिटी के साथ साथ उसके अंदर ऑनेस्टी भी होनी चाहिए, इनिशिएटिव लाए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, मोटिवेट अच्छे तरीके से कर पाता हो, मोटिवेशन स्किल्स अच्छी हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ा हुआ हो और उसकी विल पावर अच्छी हो। इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूं तो उसका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ सोशल स्किल्स भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। लीडरशिप स्टाइल की बात करूं तो 3 प्रकार के लीडरशिप्स होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसेस फेयर, जिसको कि फ्री रीन लीडरशिप स्टाइल बोलते हैं। ऑटोक्रेट्स जो होते हैं ये कहीं ना कहीं पावर को अपने पास सेंट्रलाइज कर रखना जानते हैं, थोड़ी सी भी पावर, थोड़ी सी भी छूट अपने इंप्लॉयज को नहीं देते हैं, खुद से ही डिसीजन लेते हैं और जितने भी फॉलोअर्स होते हैं बस उनको फॉलो करते हैं। अब ये मोस्ट सुटेबल कहां पर हो पाएगा? वैसे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे अनएडुकेटेड कह सकते हो या अनस्किल्ड वर्कर्स कर रहे हो, मतलब एडुकेटेड ना हो। डेमोक्रेटिक, यहाँ पे तुम्हें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है, तुम साथ में बैठ के अपने टॉप मैनेजमेंट के साथ डिसीजन ले सकते हो, उन्हें सजेशन दे सकते हो। लेकिन जब बात आती है लेसेस फेयर्स की, तो यहाँ पे कंप्लीट फ्रीडम दिया जाता है, अपने एम्प्लॉयज को खुला छोड़ दिया जाता है, बस कुछ नहीं जानना है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस। कैसा? कम्युनिकेशन वन वे होता है? नहीं सर, कम्युनिकेशन 2 वे होता है। 2 व्यक्ति का यहाँ पे होना बहुत ही जरूरी है। कम्युनिकेशन में तुम कुछ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि तुम पढ़ाई की बातें करो, तुम अपने फैक्ट्स, फीलिंग्स, एक्सपीरियंस, आइडियाज, कुछ भी तुम सामने वाले बंदे के साथ शेयर कर सकते हो। इसको हम लोग नाम देते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, समझ गया। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस जरा बता दो मुझे क्या होता है? तो कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है सेंडर के साथ। सेंडर एक भेजने वाला व्यक्ति होता है जिसको कि मैसेज पहुंचाना होता है रिसीवर तक। तो सबसे पहले वो मैसेज स्टार्ट करेगा, ये प्राइमरी सोर्स होता है, मतलब यहीं से मैसेज का इजाद होता है। नेक्स्ट आता है मैसेज। मैसेज क्या होता है? मैसेज कुछ भी हो सकता है, आइडिया, इंफॉर्मेशन, व्यूज, फैक्ट, फीलिंग्स, जो कि एक सेंडर सामने वाले व्यक्ति को भेजना चाहता है। इनकोडिंग में क्या होता है? इस मैसेज को सिंबल्स के फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है सो दैट कोई दूसरा व्यक्ति ना पढ़ पाए इस चीज को, मतलब वेरियस सिंबल्स, वर्ड्स, पिक्चर्स, जेस्चर, इन सब में जब कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसको की नाम क्या दिया जाता है? इनकोडिंग। ठीक है, समझ गया। अब इनकोडिंग के बाद आती है मीडिया। मीडिया क्या होता है? जिसके थ्रू तुम मैसेज को भेजोगे। समझ पा रहे हो ना? चैनल्स में सिंपली बताओ किस थ्रू तुम अपने मैसेज को पहुंचाने वाले हो। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, टेलीफोन, इंटरनेट, पोस्ट, फैक्स, ईमेल, किस चीज के थ्रू पहुंचाने वाले हो। मैसेज पहुंच जाता है,
उसके बाद मैसेज को किया जाता है डिकोडिंग, मतलब उस सिंबल्स को अंडरस्टैंडेबल मैनर में, अंडरस्टैंडेबल वे में, जिससे कि हम पढ़ पाए, समझ पाए, उसे कन्वर्ट किया जाता है। फिर फाइनली रिसीवर वो बंदा होता है जिसके लिए मैसेज भेजा जाता है। बात खत्म। एक होता है फीडबैक, फीडबैक के बाद होता है नॉइज। फीडबैक बेसिकली क्या होता है, तुम मैसेज से क्या खुश हुए ना खुश हुए वो चीज दो। नॉइज इज अ काइंड ऑफ हिंड्रेंस जो कि कहीं ना कहीं दिक्कतें क्रिएट करती है इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। जैसे कि हो सकता है बैड नेटवर्क कनेक्शन, फॉल्टी टेलीफोन कनेक्शन, कुछ भी, डिकोडिंग अच्छे तरीके से नहीं हुआ, ये सारी चीजें। समझ गए? क्लियर है? अब कम्युनिकेशन होते हैं दो प्रकार के, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मुझे फॉर्मल समझाने की जरूरत है नहीं, लेवल जिसका जो होगा, जो हायरार्की होगी उसी मैनर में कम्युनिकेट कर सकते हैं। वर्टिकल की जब मैं बात करता हूं तो नेम यहां पे सजेस्ट कर रहा है, यहां पे जो कम्युनिकेशन होगा वर्टिकली फ्लो करता है। सर ऐसे क्या? हाँ ऐसे, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, डाउनवर्ड से अपवर्ड जाता है। समझ गए? हॉरिजेंटल की बात करूं तो सर हॉरिजेंटल में क्या ऐसा होता है क्या? हाँ सर ऐसा होता है, सेम लेवल के बंदे यहां पे बात करते हैं। जस्ट रीड करना है तुम्हें और कुछ नहीं करना। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो सिंगल चेन, इन दिस टाइप ऑफ अ कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम एवरी सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट थ्रू अ सिंगल चेन। हर एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को भेज सकता है सिंगल चेन से। व्हील क्या होता है समझ सकते हो? दिस नेटवर्क ऑल सबऑर्डिनेट अंडर वन सुपीरियर कम्युनिकेट थ्रू हिम ओनली, दे आर नॉट अलाउड टू टॉक अमंग देमसेल्फ। सर्कुलर हो जाएगा विल, सॉरी मैंने इसमें बता दिया, सर्कुलर की हो जाएगा। कम्युनिकेशन मूव इन अ सर्कल, ईच पर्सन इज एबल टू कम्युनिकेट विथ हिज एडजॉइनिंग पर्सन ओनली। ए बी सी डी। अब यहाँ पे डी भाई साहब ए से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ई से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ए बी से भी कर सकता है, डी से भी कर सकता है, बी ए से भी कर सकता है और ई से भी कर सकता है, ई बी से भी कर सकता है और डी से कर सकता है। तो यहाँ पे हर एक प्रोसेस हो सकता है। समझ पा रहे हो ना? इसको क्या नाम देंगे? सर्कुलर कम्युनिकेशन। विथ यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज जो उसके एडजॉइनिंग एम्प्लॉयज हैं उससे कम्युनिकेट कर सकता है। फ्री फ्लो क्या होता है? इन दिस नेटवर्क ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विथ एनी अदर पर्सन फ्रीली, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। इन्वर्टेड बी क्या होता है? वी सबऑर्डिनेट इज अलाउड टू कम्युनिकेट विथ हिज इमीडिएट सुपीरियर, जो उसे जस्ट सीनियर सुपीरियर है उससे। समझ गए? इनफॉर्मल की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ काइंड ऑफ सोशल कम्युनिकेशन, तुम जिसे बोल सकते हो। ग्रेपवाइन नेटवर्क की मैंने बात की थी ऑर्गेनाइजेशन में भी, तो यहां पे भी इस चीज को तुम समझ लेना। अब कम्युनिकेशन में तो मुझे नहीं लगता तुम्हारा कुछ ज्यादा है, इससे ज्यादा कुछ तुम्हारे पूछे गए हैं और तो कुछ नहीं है तुम्हारा हाँ बैरियर्स है, तो बैरियर्स यार तुम्हें ही करना होगा, या देख लेता हूं अगर मेरे नोट्स में है तो मैं तुम्हें समझा देता हूं। अच्छा देखो इतना लोड मत लेना, नहीं है ये सब तुम्हारे सिलेबस में, चाहो तो पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा एज पे जाने के लिए। हाँ ये रहा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, चलो बता ही देता हूं। एक होता है सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स में क्या होता है बेसिकली, ध्यान से सुनना जरा यहाँ पे। हाई क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज का तुम इस्तेमाल कर लेते हो, मतलब वैसे टेक्निकल जार्गन्स में जार्गन्स तुम्हें मैं बोल दे रहा हूं। लैंग्वेज बैरियर जहां पे आ जाती है समझ लो सिमेंटिक बैरियर्स। तुमने एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया, सामने वाले उस वर्ड को समझ ही नहीं पाया क्या कहना चाह रहे हो तुम, तो यहां पे दिक्कत आ सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं क्या बताऊं तुम्हें, कुछ भी टेक्निकल वर्ड में बोलूं, जैसे कि पार्शियलिटी, हो सकता है बहुत लोगों को इसका मतलब पता ना हो, खराब बात नहीं यार, नहीं पता है जान लो, इसका मतलब होता है भेदभाव। तो पार्शियलिटी हो सकता है सामने वाले को पता ना हो तो उसका कुछ और मतलब निकाल ले, तो ये क्या हो गया, सिमेंटिक बैरियर्स हो गया। साइकोलॉजिकल बैरियर की अगर मैं बात करूं तो साइकोलॉजिकल बैरियर क्या हो सकता है, स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर। मैसेज टाइप करने से पहले दोस्त को सोचते हो ना कि यार अच्छा मैं उसे ये लिख रहा हूं, कहीं वो इसके बारे में ऐसा तो नहीं सोचेगा ना, लगता है कि तुम्हें नहीं यार वो गलत मानेगा। मान लो तुम अपने फ्रेंड को मैसेज कर रहे हो, ठीक है, ऐसा वैसा मैसेज कर रहे हो, अब तुम सोचोगे कि यार वो ऐसा सोच सकता है, मुझे जज कर देगा, वो ऐसा वैसा, तुम क्या करोगे, चेंज कर दोगे, दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दोगे। तो ये क्या किया इसने, बैरियर क्रिएट कर दिया। अब रिसीवर भी सोचेगा, जिसके पास मैसेज गया देखेगा कि यार उसने मैसेज किया, अच्छा ऐसा क्या, फिर सोचेगा क्या रिप्लाई दो, वो रिप्लाई कुछ दे रहा होगा, फिर सोचेगा नहीं यार अगर मैं ये रिप्लाई देता हूं तो उसको हर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिर वो चेंज करेगा। तो ये क्या है, बैरियर्स है हमारे साइकोलॉजिकल, दोनों के मन में, रिसीवर एज वेल एज सेंडर, दोनों के मन में कुछ ना कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, कुछ ना कुछ सोचने लगता है वो लोग, तो इससे दिक्कत क्रिएट हो सकती है या नहीं हो सकती है सर। चलिए अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स वैसे होते हैं, तुम्हें पता है कि बहुत सारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो
इससे क्या होता है, फ्री फ्लो ऑफ अथॉरिटी नहीं हो फ्री फ्लो ऑफ मैसेज नहीं हो पाती है। तुम्हें अगर अपने टॉप लेवल से काम करना है, बात करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करना है, तो उसके लिए बहुत लेंदी चेन ऑफ कम्युनिकेशन तुम्हें फॉलो करना होता है। तुम सोचते यार जाने दो, क्या ही बात करे जाके, इतना कौन फॉलो करेगा, कौन माथा खराब करेगा इतना। तो ये क्या हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में, बैरियर्स में आता है। पर्सनल बैरियर्स में क्या होता है, तुम पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हो, खुन्नस निकाल लेते हो कि यार नहीं यार मैं उसकी बात तो नहीं मानूंगा, वो बहुत ही खड़ूस बॉस है हमारा। तो यहाँ पे तुम पर्सनल बैरियर अपना लेके आ रहे हो, ठीक है। तो ये सारी बैरियर्स हो सकते हैं। अब स्टार्ट करेंगे हम अपने कंट्रोलिंग जैसे चैप्टर को, ठीक है। आज के सेशन का लास्ट चैप्टर। मेरा गला दुख जाता है बोलते बोलते, थोड़ा सा ब्रेक ले लो यार 2 मिनट का। बोल ही नहीं पा रहा हूँ शायद। मैं ऐसा बोल रहा था कि मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी ही कंट्रोलिंग तुम्हारा निपटा दूंगा। एक चीज लूज हो गया। स्टार्ट करें, बताइए जरा। कंट्रोलिंग देखो यार होता क्या है, थोड़ा सा मैं धीरे बोलूंगा। कंट्रोलिंग देखो बेसिकली होता क्या है, इट इज वन ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन विच इन्वॉल्व सेटिंग स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, मेजर किए जाते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। जब एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर कर लिया जाए तो इसको नाम देते हैं कंट्रोलिंग। तुमने टारगेट किया बोर्ड्स में 95%, मिले तुम्हें 80%। क्यों यार, क्यों ऐसा हुआ? दोनों के बीच रीजन तो आइडेंटिफाई करोगे ना। तो कंट्रोलिंग इसी को यार नाम देते हैं। कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन विच इन्वॉल्व सेटिंग स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। इट इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। समझ गए ये चीज? इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की अगर मैं बात करूं तो कंट्रोलिंग हेल्प हमें करता है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करने में, एक्यूरेसी को जज करने में मदद करता है, एफिशिएंट यूज हम कर पाते हैं रिसोर्सेज का, और इंप्लॉयज को मोटिवेट कर पाते हैं, साथ ही साथ डिसिप्लिन और ऑर्डर मेंटेन करते हैं। मेन चीज अगर हम बात यहाँ पे करें फीचर्स की, जो कि इट इज अ गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट का हर फंक्शन याद रख लो गोल ओरिएंटेड होता है, हर फंक्शन परवेसिव होता है और हर फंक्शन कंटिन्यूस होता है। ये 3 फीचर्स तुम्हें हर मैनेजमेंट के फंक्शन में देखने को मिल जाएंगे, चाहे प्लानिंग ही क्यों ना हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ही क्यों ना हो। इंपॉर्टेंट चीज ये पैरा निकल कर आता है, कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक द परफॉर्मेंस अचीव्ड बाय एम्प्लॉयज। कंट्रोलिंग में बेसिकली हम लोग करते क्या, एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को चेकआउट करते हैं कि वो पीछे में पास्ट में उसने क्या किया है, क्या गलती की है उसने, उन सबको देखा जाता है। साथ ही साथ इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, डिपेंड्स ऑन प्लानिंग, एक्शन ओरिएंटेड होता है और प्राइमरी फंक्शन हो सकता है मैनेजमेंट का। और साथ ही साथ ब्रिंग्स मैनेजमेंट बैक साइकिल टू द प्लानिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे रिलेशनशिप के थ्रू समझते हैं। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सुनना जरा ध्यान से। प्लानिंग इज अ प्री रिक्विजाइट फॉर द कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या होता है, ये एक बेस होता है कंट्रोलिंग के लिए। प्लानिंग हमें स्टैंडर्ड सेट करके देता है कंट्रोलिंग के लिए। अगर स्टैंडर्ड सेट नहीं होंगे एडवांस में तो तुम क्या कंट्रोल करोगे यार, कुछ नहीं कंट्रोल कर पाओगे ना। प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। सिंपली प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग के बिना मीनिंगलेस है। इट इज फ्रूटफुल व्हेन कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड। तुम बार बार प्लान करते जाओगे, तुमने काम कर लिया, तुम उसको मेजर ही नहीं करोगे, कंट्रोल ही नहीं करोगे, अपनी गलतियां को आइडेंटिफाई ही नहीं करोगे, तो यार इंप्रूवमेंट तुम्हारे में कहां से होगा। तो कंट्रोलिंग मींस इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लानिंग एंड हेल्प्स इन टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। प्लानिंग आगे देखता है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, कंट्रोलिंग पीछे देखता है कि तुमने पीछे क्या क्या किया है। प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, ठीक है, ये सारी बातें की गई हैं इसमें। क्या कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन होता है? तो हाँ, कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इसी के बेसिस पे प्लान्स तैयार होते हैं। तुम प्लान अब बनाओगे तो तुमने जो पीछे गलतियां करी, तुम क्या वो गलती दोबारा से करोगे? तो द आंसर इज नो।
तो प्लानिंग कंट्रोलिंग दोनों इंटर रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस प्रोसेस की। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, स्टैंडर्ड्स यार सेट किए जाते हैं। स्टैंडर्ड सेट करोगे, स्टैंडर्ड्स वो क्राइटेरिया होते हैं जिसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस को किया जाता है मेजर। अब तुमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, अब तुम्हारा जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस था, तुमने जो भी पास्ट में काम किया, उन सारे परफॉर्मेंस को क्या करोगे, मेजर करोगे। मेजर करने के बाद इन दोनों के बीच कंपैरिजन होगा सर, कंपैरिजन होगा ना। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जितना तुमने सेट किया और जितना तुमने परफॉर्म किया, दोनों के बीच तुमने कंपैरिजन किया, इससे इजाद हो गया तुम्हारे थर्ड प्रोसेस का, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। अब ये करने के बाद तुम्हें पता चल गया, अच्छा मैंने ये गलती की, एनालाइज करोगे डेविएशन को, करोगे या नहीं करोगे, करोगे सर। अब इसमें से दो चीज तुम्हें पता चलेगी, एक पता चलेगा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, एक पता चलेगा मैनेजमेंट बाय एक्शन। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या कहता है, वैसे की रिजल्ट एरियाज पे फोकस करो जो कि जरूरी है तुम्हारे सक्सेस के लिए। सिंपली कहूं, वैसे चैप्टर्स पे फोकस करो जो कि तुम्हें कहीं ना कहीं ज्यादा मार्क्स देते हैं, दैट इज की रिजल्ट एरियाज। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहता है कुछ चीजें यार तुम्हें ऐसे मिलेंगी ऑर्गेनाइजेशन में जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर कंट्रोल करने जाओगे तो हो सकता है तुम्हारा पूरा काम खराब हो जाए, तो कुछ चीजों को अच्छा रहता है कि छोड़ ही देना चाहिए। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये कहता है। ये करने के बाद बारी आती है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। सब कुछ तुमने कर लिया, अब सही एक्शन तो लोगे ना। डेविएशन एनालाइज कर लिया तुमने, अब उस डेविएशन को कैसे सही करना है ये भी तो यार तुम्हें देखना है। ये हो गया। अब इसके बारे बात क्या आती है, टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल या कहो तो कंट्रोलिंग। तो इसमें आ जाता है ट्रेडिशनल टेक्निक और मॉडर्न टेक्निक्स। इसी में सबसे आता है पहले पीईआरटी और सीपीएम। वर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। और सीपीएम का क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड। इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम लोग प्लान करते हैं, शेड्यूल करते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को कंट्रोल भी कर पाते हैं। ये टेक्निक्स बेसिकली यूजफुल होते हैं प्लानिंग करने में, शेड्यूलिंग करने में, हमारे टाइम बाउंडेड प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने में, साथ ही साथ अलग अलग जो कॉम्प्लेक्स काम होते हैं उन सबको टोटली इंप्लीमेंट करने में। तो कंट्रोलिंग चैप्टर यहीं खत्म हुआ। आज के सेशन को यहीं हम लोग खत्म करेंगे। अगर तुम्हारी कोई भी डाउट्स हैं तो यार कमेंट सेक्शन खुला रहता है, बता सकते हो। पढ़ाई को लेकर, एग्जाम्स को लेकर कुछ भी हो डाउट्स यार खुल के शेयर करो मेरे साथ तुम। सो एंड करो सेशन को या और बातचीत करोगे मेरे से, बताओ। चलो क्या क्या खत्म हो गया बिजनेस स्टडीज में मैं तुम्हें बता दूं। नेचर सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इतने सारे चैप्टर्स खत्म कर लिए। इसके बाद क्या है तुम्हारा शेड्यूल में पता भी है या नहीं, मुझे भी नहीं पता, मैं भी चेक कर लेता हूँ। जस्ट एक मिनट इंतजार करो तुम। इसके बाद तुम्हारा आता है FM प्लस BE प्लस फाइनेंस। अच्छा खासा टाइम खींचने वाला है ये। फाइनेंशियल मार्केट ही है शायद, हाँ फाइनेंशियल मार्केट है, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट करवाना है और बिजनेस फाइनेंस करवाना है। बहुत ही आराम से अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट कवरेज करवा कर जाऊंगा। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट सेशन में। सेशन को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, दोस्तों के साथ यार चैनल शेयर करो। सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ नहीं रहे, थोड़ा सा मदद कर दो। बोलता नहीं हूँ ज़्यादा लेकिन कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।